प्रिय विद्यार्थियों, आज इनकम टैक्स में अपन बात कर रहे हैं निवास स्थान एवं कर दायित्व। निवास स्थान और कर दायित्व, ये उससे पहले इसकी बात करें उससे पहले एक संक्षेप में आपको बात दोबारा बता देता हूँ कि इनकम टैक्स की व्याख्यान श्रृंखला में ये अपना दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं निवास स्थान एवं कर दायित्व। निवास स्थान यानी रेजिडेंशियल स्टेटस और कर दायित्व यानी टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले जो बात करते हैं कि कर दायित्व का क्या तात्पर्य है। कर दायित्व का तात्पर्य यहां पर केवल इतना ही है कि किसी पर्टिकुलर इनकम पर उस करदाता को टैक्स चुकाना है अथवा नहीं चुकाना है, वो कर दायित्व की बात है। कर दायित्व यानी टैक्स लायबिलिटी, अर्थात इनकम और इनकम पर या तो टैक्स पे करना है या टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स पे नहीं करना है यानी या तो टैक्सेबल इनकम है या टैक्स फ्री इनकम है, ये तय करना कर दायित्व कहलाता है। तो ये कर दायित्व निवास स्थान की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे करता है ये अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, करदाता यानी एसएससी। करदाता इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत करदाता 4 प्रकार के हैं। व्यष्टि करदाता, एचयूएफ करदाता, फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय और कंपनी, ये 4 प्रकार के करदाता हैं। व्यष्टि करदाता यानी इंडिविजुअल। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसा परिवार जो सामूहिक रूप से परिवार के रूप में रह रहा है, न केवल रह रहा है बल्कि सामूहिक जिनका बिजनेस है, जिनके व्यापार है या कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी इनकम सामूहिक रूप से परिवार की आय मानी जाती है और परिवार के रूप में करदाता के रूप में वो रजिस्टर्ड है। फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय और कंपनी, ये 4 प्रकार की करदाता। निवास स्थान की दृष्टि से व्यष्टि और एचयूएफ, ये देखिए व्यष्टि भी और एचयूएफ भी 3 प्रकार की स्थिति वहां पर हो सकती है। या तो वो निवासी कैसे कि गत वर्ष में निवासी करदाता है या गत वर्ष में असाधारण निवासी करदाता हो सकता है या गत वर्ष में अनिवासी करदाता होता है। नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में अनिवासी, इन्हीं को अपन NRI भी कहते हैं। ये शब्द बहुत पॉपुलर है, NRI। तो NRI का फुल फॉर्म क्या होता है, यदि कोई एकदम से पूछ ले तो अब याद रखना कि NRI यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत में नहीं रह रहा है वो अनिवासी है। ठीक है। अब देखिए निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी कब होता है कोई भी करदाता, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि फर्म, व्यक्तियों का समुदाय और कंपनी, ये जो करदाता है ये निवास स्थान की दृष्टि से केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो निवासी हो सकते हैं या अनिवासी हो सकते हैं। जबकि व्यष्टि और एचयूएफ जो है वो निवास स्थान की दृष्टि से 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये 3 प्रकार में से कौन से प्रकार का करदाता है ये कैसे तय करेंगे, इसके लिए शर्तें हैं और ये शर्तें कुल मिलाकर के 3 हैं, याद रखना। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। पहली शर्त ये है कि गत वर्ष, कौन सा गत वर्ष है अपना, पहले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं। कौन सा गत वर्ष है अपना गत वर्ष है 2019-20। कब से शुरू हुआ
ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इस गत वर्ष में यानी 1/4/2019 से 31/3/2020 के मध्य ये गत वर्ष। और गत वर्ष में उस करदाता को कुल मिलाकर के 182 दिन भारत में रहना होगा। पहली शर्त, गत वर्ष में करदाता को कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहना है। भारत में कहां रह रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक साथ 182 दिन रहे जरूरी नहीं है। जैसे अप्रैल के महीने में 10 दिन रह गया, मई के महीने में 20 दिन रह गया भारत में, इस तरीके से वो टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में यानी जिसको हम कह रहे हैं गत वर्ष, उस गत वर्ष में उसे कितना रहना है 182 दिन। अथवा 182 दिन यदि गत वर्ष में नहीं रहता है तो अथवा उसे गत वर्ष में 60 दिन रहना है। 60 दिन गत वर्ष में कुल मिलाकर के भारत में रहना है, 60 दिन। और 60 दिन के साथ 60 दिन के साथ क्या करना पड़ेगा कि पूर्व के 4 वर्षों में, जो पूर्व के 4 वर्ष है उनमें 365 दिन, 4 वर्ष में 365 दिन भारत में रहना है। तो अब पहली शर्त क्या हुई कि करदाता को गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना है। यदि वो 182 दिन नहीं रहता है तो 182 दिन के साथ स्थान पर 60 दिन भारत में रहना है। लेकिन 60 दिन यदि भारत में रह रहा है तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भी भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त बहुत आसान सी शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष तक ये पहली शर्त पूरी करे, यानी भारत में निवासी रहे। और तीसरी जो शर्त है वो बहुत आसान है कि पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहे। एक बार फिर देख लीजिए 3 शर्तें। क्या 3 शर्तें हैं? पहली शर्त, गत वर्ष के लिए 182 दिन भारत में रहना है। दूसरी शर्त, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए पहली शर्त पूरी करनी है, यानी 10 में से 2 वर्षों में वो किन्हीं भी 2 वर्षों में भारत में 182 दिन रहे। तीसरी शर्त, पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन उसे भारत में रहना है। इस तरीके से ये 3 शर्तें हुई। अब ये 3 की 3 शर्तें यदि कोई पूरा करता है तो वो निवासी कहलाता है, यानी 3 शर्तों की पूर्ति। यदि 3 शर्तों की पूर्ति होती है तो वो करदाता, व्यष्टि करदाता क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा। ये जो बात अपन कर रहे हैं यहां पर व्यष्टि करदाता के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि कोई करदाता केवल पहली शर्त पूरी करता है, केवल प्रथम शर्त पूरी करे, केवल प्रथम शर्त पूरी करे का तात्पर्य क्या हुआ कि वो दूसरी और तीसरी दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, या दूसरी शर्त पूरी करता है तीसरी शर्त पूरी नहीं करता है, या तीसरी शर्त पूरी करता है दूसरी शर्त पूरी नहीं करता है, तो ये क्या माना जाएगा? केवल प्रथम शर्त पूरी करता है। दूसरी अथवा तीसरी अथवा दूसरी और तीसरी दोनों ही शर्तें जब वो पूरी नहीं करता है तब वो क्या कहलाएगा? असाधारण निवासी। और अनिवासी बहुत सिंपल है कि जब वो प्रथम शर्त पूरी ना करे। यदि वो प्रथम शर्त पूरी नहीं करता है, न करे, यदि वो प्रथम शर्त, कोई भी व्यष्टि करदाता प्रथम शर्त पूरी नहीं करता है, प्रथम शर्त का मतलब गत वर्ष में 182 दिन भारत में नहीं रहता है और 182 दिन के अलावा 60 दिन भी भारत में नहीं रहता है, तब उसे
अनिवासी करदाता माना जाएगा। ठीक है, तो व्यष्टि करदाता, दोबारा, व्यष्टि करदाता निवास स्थान की दृष्टि से 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, गत वर्ष में निवासी करदाता के रूप में हो सकता है। दूसरा, गत वर्ष में असाधारण निवासी के रूप में हो सकता है। और तीसरा, गत वर्ष में अनिवासी करदाता के रूप में हो सकता है। निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी है, इनमें से किस प्रकार का वो करदाता है, यह जांच करने के लिए हमें 3 शर्तें लागू करनी पड़ेगी। पहली शर्त में गत वर्ष में 182 दिन उसे भारत में रहना है। दूसरी शर्त में गत वर्ष से पूर्व के यानी 2019-20 से भी पहले पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए पहली शर्त पूरी करनी है। और तीसरी शर्त है गत वर्ष से पूर्व के, याद रखना, गत वर्ष से पूर्व के यानी 2019-20 से पहले के 60 वर्षों में 730 दिन भारत में रहना है। अब यदि कोई करदाता तीनों शर्त पूरी करता है तो निवासी कहलाएगा। तीनों में से केवल पहली शर्त पूरी करता है तो असाधारण निवासी कहलाएगा। और पहली शर्त पूरी नहीं करता है उस स्थिति में वो करदाता अनिवासी करदाता माना जाएगा। ये सारी किसके लिए बात कर रहे हैं? अपन व्यष्टि करदाता के लिए बात कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 60 दिन वाला है, 60 दिन, ये 60 दिन का विकल्प नहीं मिलता, यानी इस 60 दिन के अपवाद हैं। और अपवाद क्या है कि कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यष्टि करदाताओं को ये 182 दिन, पहली शर्त पूरी करने के लिए 182 दिन ही भारत में रहना पड़ेगा। 60 दिन से उनकी शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये कौन से करदाता है? ये 2 प्रकार के करदाता हैं जो आसानी से याद रह सकता है कि एक तो भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में पहली बार भारत से बाहर जा रहा हो, अपवाद, यहां अपवाद केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है। अगर कोई भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है, तो ये अपवाद लागू नहीं होगा। अपवाद यानी 60 दिनों की शर्त उसके लिए खुली रहेगी। अपवाद यानी 60 दिनों की शर्त उसके लिए खुली नहीं रहेगी। तो भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में प्रथम बार भारत से बाहर जाता है, और बाहर भी किस लिए जाता है? रोजगार के लिए जाता है या व्यवसाय के लिए जाता है। और दूसरी शर्त कि ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में प्रथम बार भारत आता है। तो 2 अपवाद समझ में आ गए। अपवाद केवल भारतीय नागरिकों पर लागू है, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं है। जो करदाता, जो भारतीय नागरिक गत वर्ष में पहली बार भारत गया, उससे पहले भारत में ही रह रहा था, और वो भी क्यों गया है? भारत से बाहर रोजगार के लिए गया है, व्यवसाय के लिए गया है, तो उसे 60 दिन का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। अर्थात उसके लिए प्रथम शर्त में 182 दिन ही भारत में रहना पड़ेगा। अथवा ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो अब तक विदेश में रह रहा है लेकिन गत वर्ष में वो पहली बार भारत में आता है, उसे भी 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। तो ये हमने व्यष्टि करदाता के लिए निवास स्थान की संबंध में हमने बातें समझी है। अब आपके पास जो बुक है, मेरे ख्याल में पटेल चौधरी की जो बुक है या आयकर की जो भी बुक है, उसमें निवास स्थान का जो चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये निवास स्थान के निर्धारण के लिए है। तो आप लोग ट्राई करना, अन्यथा अपन कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से ये देखेंगे कि व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी परीक्षा में आते हैं, तो उनको भी हम साथ साथ में रखेंगे। आज के लिए इतनी बात करेंगे। थैंक यू।
बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।